दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा के सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है विद्युत धारा, जिसका बहुत ज़्यादा सवाल इस चैप्टर से आप सभी के परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, अपने आप में बहुत टेक्निकल चैप्टर भी है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि बहुत आसान भाषा में मैं आपको चीज़ों को सिखाता समझाता हूँ। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये 489 नंबर की क्लास है और फिजिक्स की बात करें तो आज हमारी 34 नंबर की क्लास है, 34वीं क्लास है दोस्तों, ये हमारी फिजिक्स विषय की। ठीक है, तो ऐसा ना समझिए कि आज हमारी कोई पहली क्लास है, ये केवल फिजिक्स में दोस्तों 34वीं क्लास है। ओवरऑल जो हमारी है पूरे जीएस में अब तक मैं आपको 6 बड़े विषय पढ़ा के समाप्त कर चुका हूँ। 7वां विषय में हमारे एकदम समाप्ति के कगार पे, मुझे लगता है कि बस 10-12 लेक्चर और लगेगा दोस्तों, ये फिजिक्स पूरी तरह से दोस्तों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,670 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाऊं दोस्तों, एक बार आप मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स के डेमो क्लास को देखिए, जो फ्री वाला, पैसे नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ आपको फ्री क्लास देखने के लिए बुला रहा हूं कि आप स्टडी 91 ऑफिशियल नाम जो हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आकर के कंटेंट वाले फोल्डर में जाकर के जो डेमो क्लास है केवल आप वो देख लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि क्लास परचेज करनी है या नहीं करनी है। एक बार सिर्फ एक बार बुला रहा हूं दोस्तों, हिस्ट्री का डेमो आकर देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये केवल मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपके हित की बातें कर रहा हूं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पर। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता था? ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना पैदा हो सकती है, वो केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम याद आ रहा है ना? एकदम सेम डिट्टो कॉपी कर लीजिए। आवेश कभी नष्ट नहीं होता, ना तो आवेश कभी पैदा होता है, यानी आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता, न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश के बारे में। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था? हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, लगे याद, उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने पीछे इसी तरह का एक नियम पढ़ा था जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था कि ऊर्जा न उत्पन्न होती है, ऊर्जा न पैदा होती है, न पैदा होती है और न ही नष्ट होती है, और न ही नष्ट होती है। ठीक है, ऊर्जा केवल क्या होती है दोस्तों? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित भर हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, बड़ा मिलता जुलता सिद्धांत है, आसान भी लगा आपको और याद भी कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, करा किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर वह गर्म क्यों हो जाता है? ठीक है, किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर वह गर्म क्यों हो जाता है? देखिए, जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो दोस्तों, जैसे आपको भीड़ में भेज दिया जाए, जहाँ खूब भीड़ हो तो आप भीड़ में जाएंगे, कोई आपसे टकराएगा, आप किसी से टकराएंगे, ऐसे में क्या होगा दोस्तों? गर्मी तो पैदा होगी ना। बस एकदम सेम जो ये भीड़ वाली कहानी है, इसी को दोस्तों आप लिख देंगे फिजिक्स की भाषा में तो आपका उत्तर हो जाएगा। पूछा क्या सवाल? करा किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर वो गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि धारा प्रवाहित होने पर जो आप जानते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहता है, तो धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, लिखेगा, यहां लिखेगा, चालक में धारा प्रवाहित होने पर, चालक में धारा प्रवाहित होने पर अब यहां अपने भाषा में लिखिएगा, आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों दौड़ता रहता है। इतना तो आपको पता है ना, पिछली क्लास में इतनी चीज समझा दिया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहता है। तो लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन का पदार्थ के अणुओं से या परमाणुओं से, पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वो अणु नहीं होता, परमाणु होता है, तो परमाणु लिखेगा। पदार्थ के परमाणुओं से टकराने की आवृत्ति बढ़ जाती है। पदार्थ के परमाणुओं से टकराने की आवृत्ति यानी बारंबारता बढ़ जाती है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे आप
भीड़ में जाएंगे तो भीड़ से आप टकराएंगे, आप से भीड़ टकराएगी, इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराएंगे, पदार्थों के परमाणु से टकराएंगे, पदार्थों का परमाणु इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एक ही बात है। और जब ये टकराव होता है तो गर्मी पैदा होती है। एक चीज और लिख लेते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इनके चलने की वजह से गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। तो लिखिएगा इस दौरान होता क्या है, गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है टकराने के कारण, ठीक है। जब आप चल रहे हैं, स्थिर तो है नहीं, खड़े तो नहीं, चल रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये गर्म होने का कारण है, ये आप याद रखेंगे। करा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। करा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, ऐसे ब्लैंक रहेगा। तो विद्युत धारा का प्रभाव हमेशा याद रखेगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। हर आदमी छोटे से बड़ा बनना चाहता है ना, तो इसी तरह से याद रखेगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। धारा प्रवाह किस तरफ होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये आप याद रखेंगे, तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज और पूछा जाता है, भरोसा नहीं करोगे, गांठ बांध लेना, बहुत काम की बात समझा रहा हूं। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। अरे सर क्या बोल दिया आपने, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। सच्ची में मजाक करने आए हो क्या क्लास में, ठीक है। मैंने क्या समझाया नोट कीजिएगा, ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहे। क्या ध्यान रखना आपको, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत काम की बात है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट बात तो इस चैप्टर में आपको भूलना ही नहीं है, ये आप याद रखो। बहुत काम की चीज लिखवा दिया, ठीक है। ये दोनों बात याद रखेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव वाली बात और बाकी विपरीत दिशा वाली बात, ये आप दोनों याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, और आप जानते हैं कि जहां परिमाण दिशा दोनों हो वहां क्या होता है दोस्तों, वहां होता है सदिश राशि। क्या होता है, सदिश राशि। लेकिन यहां पे ये गलत हो जाएगा, परिमाण और दिशा होने के बावजूद भी, ठीक है, याद रखेंगे यहां पर होता है अदिश राशि। अब बताइए, ये बवाली चैप्टर है कि नहीं आपका जीवन ही पढ़ने में बीत गया कि सदिश राशि में दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत होती है। अदिश राशि में दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण की जरूरत होती है। ऊपर से नौटंकी देखिए कि विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, विद्युत धारा में दिशा भी होता है। तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा तो सोचेगा ना कि सदिश राशि। सोच ले भाई, सोच ले, एक नंबर खो दे, झोली में डाल दे, बाबा की झोली में एक नंबर डाल दे। गलत हो गया सवाल, उत्तर गलत हो गया, ठीक है। दोनों होते हैं लेकिन सदिश राशि नहीं होती है। याद रखेंगे, दोनों होने के बावजूद भी यह अदिश राशि होती है। आपके मन में एक सवाल आ रहा है, क्यों क्यों क्यों, अंतरात्मा जाग रही है। अब है क्या कि आप फिजिक्स पढ़े नहीं हैं, और मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। ये मैं चैप्टर थोड़े पढ़ा रहा हूं। ये तो पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपने अपने जीवन काल में कभी भी फिजिक्स पढ़ा हो तो मेरे इस सवालों का जवाब दीजिए, और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको मुझसे फिजिक्स पढ़नी चाहिए। बस इतनी सी बात है, पढ़नी चाहिए। और आप बैच देख लीजिए, अगर अवेलेबल हो तो ज्वाइन कीजिए, नहीं हो तो थोड़ा इंतजार कीजिए। सवाल आता है कि अदिश राशि क्यों है, क्यों सदिश नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है, इसी वजह से ये नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन, त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। केवल इतनी कंडीशन की वजह से, नियम नहीं पालन करने की वजह से जो जोड़
के त्रिभुज का नियम है, केवल वो नहीं पालन करने की वजह से इसको सदिश राशि नहीं माना जाता, इसको अदिश राशि माना जाता है, जबकि परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि किसी परिपथ में, परिपथ मतलब जैसे हमारे चलने के लिए रोड बना होता है, रास्ता, वैसे करंट को गुजरने के लिए परिपथ होता है। ठीक है, कह रहा यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एसी एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होगा तो उसे दिष्ट धारा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दिष्ट धारा। जब धारा का प्रवाह, याद रखेगा, सदैव एक दिशा में, ठीक है, सदैव एक दिशा में जब धारा का प्रवाह होता है तो उसको दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहा जाता है, डीसी कहा जाता है, डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो बैटरी वैटरी होती है ना उसमें डायरेक्ट करंट ही तो होता है, सिर्फ जाने का काम। ठीक है, हर बैटरी में ऊर्जा भर के रखे हो काहे लिए? निकलो बाहर, करंट निकले बाहर, सप्लाई आन तो आन, लौटने वाला काम नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट दोस्तों याद रखेंगे डीसी होती है और बैटरी में डीसी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बैटरी में डीसी धारा होती है। ठीक है, डीसी करंट होती है, यह आपका मतलब है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करा प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है। अल्टरनेट करंट में, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, वह धारा जो निश्चित समयांतराल पर अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती। ठीक है, लिखिएगा, वह धारा जो निश्चित समयांतराल पर अपनी दिशा, वहां दिशा नहीं चेंज हो रही, यहां दिशा चेंज होगी। ठीक है, अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को अल्टरनेट करंट कहते हैं, एसी कहा जाता है। हमारे घर में जितना सप्लाई चलती है ना लाइट से, वो सब एसी करंट होते हैं। ठीक है, तो एसी डीसी ये आप याद रखेंगे। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, आप विद्युत वाले चैप्टर में ये चीज जानते रहिए। ठीक है, करा भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या हो जाएगा? सीधे सीधे अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अल्टरनेट करंट। ठीक है, अल्टरनेट करंट जो है दोस्तों, करा आप ये बता दीजिए कि जो अल्टरनेट करंट ये पैदा किया जाता है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति होती है दोस्तों 50 हर्ट्ज। कितनी होती है दोस्तों? जो करंट पैदा होता है वो 50 हर्ट्ज का पैदा किया जाता है दोस्तों भारत में जो करंट पैदा होता है वो उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति पूछा ना, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर HZ लिखा हुआ है, ये डिनोट किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे, यही आपसे पूछा था। ठीक है, उसी में आपको आंकड़ा बताना है। करा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी से दिष्ट धारा यानी डीसी प्राप्त करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेगा, रेक्टिफायर। ठीक है, क्या यूज किया जाता है दोस्तों? रेक्टिफायर का यूज करते हैं दोस्तों। ये रेक्टिफायर करता है क्या दोस्तों? ये AC टू DC करता है। ठीक है, क्या करता है? AC करंट को DC में ले जाके सेव कर। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा तो लाइट आती तभी वो चार्ज होता है। ठीक है, तो AC टू DC हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये काम किसका होता है? ये रेक्टिफायर का काम होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा ठोसी अवस्था वाले किस अधातु में, वह कौन सा धातु है जिसमें धारा प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है दोस्तों? सीधे सीधे आप याद रखेगा, वह सुचालक है। बताइए वह कौन सा अधातु है जो सुचालक है? तो याद रखेगा, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट में ऊर्जा और उष्मा, ठीक है, ये दोनों चीजों का सुचालक होता है दोस्तों। उष्मा का भी सुचालक होता है और ऊर्जा का भी सुचालक होता है। ऊर्जा उष्मा मैंने समझ रहे हैं ना, ये दोनों का सुचालक होता है। ऊर्जा मत लिखिए बल्कि विद्युत लिख लीजिए। ठीक है, ऊर्जा मत लिखिए बल्कि विद्युत लिखिए। विद्युत का भी सुचालक होता है और उष्मा का भी सुचालक होता है। कौन दोस्तों? ये जो ग्रेफाइट है। इसी तरह से कुछ अधातु और हैं। ठीक है, कुछ अधातु और हैं जिनमें खास करके हीरा का नाम आता है, लेकिन यह कुचालक होता है। ठीक है, यह कुचालक, ज्यादातर जितने भी अधातु हैं दोस्तों सब कुचालक होते हैं। सिर्फ दोस्तों ये ग्रेफाइट ही एक ऐसा है जो सुचालक होता है। बिजली इसमें पास करती, भाई ग्रेफाइट में बिजली पास करती है, उष्मा भी पास करता है। ठीक है, जबकि है दोस्तों सुचालक। ठीक है,
और है अधातु, ये भी याद रखिए। तो इस वजह से ऐसे सवाल कभी थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। करा किस धारा का ट्रांसफार्मर द्वारा दूरस्थ स्थानों पर, ट्रांसफार्मर आप देखते हैं ना, वो दूर से दूर स्थानों पर दोस्तों संचरण बड़े आसानी से करती है। बताइए वो कौन सी धारा जिसका ट्रांसफार्मर से संचरण किया जाता है। अच्छा मुझे बता दो, भारत सरकार कौन सी बिजली पैदा करती है? एसी पैदा करती है, डीसी? डीसी तो इन्वर्टर पैदा करता है, तो घर में बैटरी पैदा करती है। भारत सरकार तो एसी पैदा करती है ना, अल्टरनेट करंट ना, प्रत्यावर्ती धारा ना। तो जो ट्रांसफार्मर लगा है उसका डीसी से क्या लेना देना भाई, उसका लेना देना तो एसी से होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा जिसे आप एसी करंट कहते हैं, इसको दोस्तों ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है। और इसका उत्पादन जो भारत में होता है, यह कितने आवृत्ति पर उत्पादन होता है दोस्तों? तो आपने पीछे पढ़ा 50 हर्ट्ज पर उत्पादन होता है, ठीक है, HZ, इसको भी याद रखिए, ठीक है। जो करंट पैदा होता है वही करंट तो बटेगा। आगे देखिए, करा किस धारा की वोल्टता, किस धारा की वोल्टता ट्रांसफार्मर द्वारा क्या कर दी जाती है दोस्तों? उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कौन सी धारा जिसकी वोल्टता को घटाया बढ़ाया जा सकता है? ट्रांसफार्मर में कौन सी बिजली आती है, एसी की डीसी? एसी आती है। सारा का ट्रांसफार्मर शब्द लिख दे, बिजली वाला कोई काम लिख दे, बैटरी को छोड़कर हर जगह आप एसी की बात करेंगे, हर जगह प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे। तो घटाने बढ़ाने वाली कोई बात हो तो ये भी दोस्तों उसी से संबंधित है, ठीक है। यह भी आपके प्रत्यावर्ती धारा से ही संबंधित होगा, यानी अल्टरनेट करंट से ही संबंधित होगा, उसी में बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये आप याद रखें। कोई सवाल घुमा फिराकर आपके सामने परोसा जा रहा है। आगे देखिए, कह पृथ्वी का विभवमान क्या है, ठीक है। पृथ्वी का विभवमान, बच्चा सोचेगा भाई पृथ्वी तो इतनी बड़ी, कुछ बड़ा सा आंकड़ा होगा, लेकिन विभवमान होता है शून्य। पृथ्वी का विभवमान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ना काहू का लेना और ना काहू को देना, ठीक है। यानी पृथ्वी से आप चाहे कुछ ले लें चाहे कुछ दे दें, यानी क्योंकि पृथ्वी से कोई भी आवेश लेने या देने पर विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिखिएगा, पृथ्वी से कोई भी आवेश लेने या देने पर, आवेश लेने या देने पर, ठीक है, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों इसको शून्य, जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो सोचेगा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पे रख दिया जाए, कैसे शून्य हो जाएगा? उसके सोचने की कैपेसिटी अलग है। लोग क्या करते हैं ये मैटर नहीं करता, आप क्या करते हैं ये मैटर करता है। करा विभव, विभव को इंग्लिश में पढ़ा जाता है पोटेंशियल, ठीक है। करा पोटेंशियल या वोल्टेज की बात कीजिए, एक ही बात है, चाहे विभव कहिए चाहे, जैसे आप कहते हैं ना हमारे घर में वोल्टेज बड़ा कम आ रहा है, वोल्टेज डाउन होता है तो जो है जैसे बल्ब या एलईडी लाइट एकदम धीमी चलेगी, पंखा एकदम धीरे 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 धीरे, ये ना, तो जो वोल्टेज होता है वो डाउन, वोल्टेज मतलब विभव, ठीक है, वोल्टेज मतलब विभव या पोटेंशियल, ठीक है। तो कह रहा पोटेंशियल या वोल्टेज द्वारा क्या निर्धारित होता है, ये क्या करता क्या है? ये बताता है कि जो आवेश प्रवाह हो रही है उसकी गति कितनी है। भाई वो तेज हो रहा है तो भाई यहां तेज दिखाएगा वोल्टेज, कम हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है स्टेबलाइजर नहीं लगा, लाइट बहुत तेज आ गई, उड़ गया सब ना, होता है ऐसा। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, वो लाइट को कंट्रोल करता है कि घर में जितनी जरूरत है बस उतना ही भेजा जाए, उससे ज्यादा लाइट ना आए, यानी आवेश प्रवाह की दर को नियंत्रित करता है स्टेबलाइजर। हम यहाँ स्टेबलाइजर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां मतलब यह है कि विभव द्वारा क्या निर्धारित होता है, तो याद रखिएगा आवेश प्रवाह की दिशा लिखिएगा, ठीक है। आवेश प्रवाह की दिशा दोस्तों इससे निर्धारित होती है, किससे? विभव से, पोटेंशियल से, वोल्टेज से, एक ही बात है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। करा विद्युत सेल में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है। जो विद्युत सेल होता है दोस्तों ये कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो रासायनिक ऊर्जा का। भाई विद्युत सेल बैटरी है, भाई विद्युत सेल क्या है पहले समझिए, विद्युत सेल है बैटरी, और बैटरी में क्या होता है दोस्तों, बैटरी करती है रासायनिक ऊर्जा को, बैटरी जो होती है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। विद्युत सेल जो होता है, ठीक है, विद्युत सेल में क्या होता है, बैटरी होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों ये चेंज कर देती है, जो विद्युत सेल होता है। तो ये आप याद रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जब रूपांतरित हो जाती है, यही क्या है दोस्तों, यही काम करता है विद्युत सेल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, करा विद्युत सेल में प्रयुक्त धातु की दोनों छड़ों को दोस्तों क्या कहा जाता है? वैसे दोनों छड़ों को अलग अलग देखेंगे तो एक छड़ को कैथोड कहा जाता है, एक छड़ को एनोड कहा जाता है।
एनोड पॉजिटिव वाला होता है, कैथोड निगेटिव वाला होता है। जब दोनों को मिला के पूछेगा तो कहेंगे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? अगर कहे दोनों छड़ों को तो क्या बताएंगे? दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाता है? दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यही अगर अलग अलग पूछेगा तो आप कैथोड एनोड बताएंगे। ठीक है, अभी उस पर भी आते हैं। पहले जान जाइए दोस्तों, अब तक मैं 6 विषय जो पढ़ा दिया हूं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ऐसे ही चैप्टर वाइज मैंने कुछ छोड़ा नहीं। सालों से दोस्तों इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब ये पूरे सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि हर विषय का हर टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूं निःशुल्क, बिना पैसे का। ठीक है, इसी उद्देश्य को लेकर के दोस्तों ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं। और ये चीजें पढ़ाते पढ़ाते मेरा 454 लेक्चर तक 55 तक पहुंच गया। 56 से फिर हमने फिजिक्स को शुरू किया, तो हमारा 7वां विषय दोस्तों यहां पर फिजिक्स आ गया। ठीक है, यहां 7वां विषय फिजिक्स आ गया। 456 नंबर से पढ़ाते पढ़ाते आज हम पहुंच गए 489 नंबर पे। आप जोड़ घटाना कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा कुल 34 लेक्चर। कितना लेक्चर? कुल 34 लेक्चर दोस्तों अब तक मैं फिजिक्स में दे चुका हूं। ठीक है, क्लास अभी चल रही धीरे धीरे, मुझे नहीं पता है कितने पे खत्म होगा, 40 पे, 45 पे, 50 पे, जहां तक जाएगा मैं लेके चलूंगा, लेकिन कवर पूरा कराना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। करा धनावेशी छड़ दोस्तों क्या कहलाती है? जो धनावेशित होता है उसे एनोड कहा जाता है। ठीक है, जो धनावेशित छड़ होती है उसे क्या कहते हैं? उसे एनोड कहा जाता है। जो ऋणावेशित छड़ होती है उसे कैथोड कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस कैथोड कहा जाता है। ठीक है, और दोनों छड़ों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आपने पीछे पढ़ा था, यहां लिख लीजिए। ठीक है, दोनों छड़ों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, दोनों छड़ों को क्या कहा जाता है? दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत काम की बात है। अलग अलग करेंगे तो एनोड कैथोड बताइएगा, और दोनों को मिला देंगे तो इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और आगे चलिए, अगला दे रहा है कि विद्युत सेल में, विद्युत सेल जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेगा विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, इसके 2 ही मुख्य भेद पाए जाते हैं। ये मैं सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, विद्युत सेल के कितने विद्युत सेल करता क्या दोस्तों? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है दोस्तों? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और इसके कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी रासायनिक ऊर्जा कैसे विद्युत ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। करा किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी उसमें कुछ भी इसमें तामा झामा नहीं होता है, सीधा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे किसका उदाहरण दोस्तों? यह प्राथमिक सेल का उदाहरण। ठीक है, किसका उदाहरण है? यह प्राथमिक सेल की खासियत है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, द्वितीयक वाले में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, उसमें समझिए क्या होता है। करा किस सेल में ऊर्जा घनत्व तो दोस्तों अधिक होती है? ठीक है, किस सेल में ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है, बताना है। वह कौन सा सेल है? वो प्राथमिक सेल ही होता है जिसमें ऊर्जा घनत्व तो सबसे ज्यादा। अरे सिंपल सी बात है भैया, प्राथमिक सेल में ज्यादा घनत्व होगा कि द्वितीयक? तो दोस्तों उसमें तामा झामा वाली बात होती है। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखेगा, इसको अपने भाषा में याद कर रखेगा कि प्राथमिक सेल में हमेशा ऊर्जा घनत्व जो है वो ज्यादा पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, करा किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? पुनः आवेशित मतलब रिचार्ज। ठीक है, रिचार्ज बताइए वो कौन है जिसको दोबारा हम रिचार्ज कर सकते हैं? जैसे देखिए बैटरी मिलता है, तो ऐसी भी बैटरी आती है जो एक बार यूज करके फिर फेंक देना पड़ता है। घड़ी वगैरह में जो बैटरी लगती है एक बार यूज करके आप जो है फेंक देते हैं। लेकिन जो बैटरी, जैसे हम लोग माइक यूज करते हैं, माइक में भी बैटरी लगती है। अब अगर बैटरी फेंकने वाली रहेगी तो हम कितना बैटरी खरीदेंगे भाई? तो हम लोग चार्जेबल बैटरी यूज करते हैं, जिसको चार्ज करते हैं। तो हमारे पास देखिए एक अच्छा सा डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें बैटरी लगती है और ये चार्ज की जाती है इसमें बैटरी। तो चार्ज करके जब वो चार्ज जाती है तो फिर उसको माइक में डाल के फिर उसको उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो रिचार्जेबल बैटरी हो जाती है। ठीक है, इसको रिचार्जेबल बोलते हैं। ठीक है, इसको रिचार्जेबल बैटरी कहा जाता है। और ये द्वितीयक सेल की खासियत है।
यह किसकी खासियत दोस्तों, ये जो द्वितीयक सेल होता है ये रिचार्जेबल होता है, इसे पुनः जो है चार्ज किया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। तो यही दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है, इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। आगे देखिए, करा प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने प्राथमिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों विद्युत सेल। क्या पढ़ा था, प्राथमिक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, विद्युत सेल है। विद्युत सेल के अलावा दोस्तों लेक्लांसे सेल का नाम सुना है, लेक्लांसे, ठीक है, नहीं सुना होगा सकता है लेक्लांसे सेल, याद रखेगा लेक्लांसे सेल इसी का उदाहरण है। वोल्टी सेल का नाम नहीं सुना होगा, वोल्टी सेल, ठीक है, वोल्टी सेल, ठीक है, ये सब सेल के अलग अलग प्रकार होते हैं। वोल्टी सेल हो गया, डेनियल हो गया, ठीक है, मरकरी सेल हो गया, ठीक है, मरकरी, ठीक है, मरकरी सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ठीक है, ये सब ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है, डेनियल सेल हो गया, तो इत्यादि कर लीजिए, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल दोस्तों, ये सब प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। और प्राथमिक सेल करता क्या दोस्तों, याद रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यह इसकी खासियत होती है जो आपने पीछे पढ़ा था, ये प्राथमिक सेल में आपने देखा था, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी तरह का एग्जांपल दे रहा है द्वितीयक सेल के बारे में, करा ऐसे ठीक ऐसे बता दीजिए कि द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन होता है दोस्तों। तो द्वितीयक सेल में दोस्तों खास करके बैटरी आती है, ठीक है, बैटरी, चाहे दोस्तों कार की बैटरी हो, चाहे वो आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी हो, ठीक है, और चाहे वो दोस्तों कोई भी रिचार्जेबल बैटरी हो, ठीक है, कोई भी रिचार्जेबल बैटरी हो जिसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, वो सभी के सभी, भाई इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हो, खाली हो जाती, फिर चार्ज हो जाती, फिर खाली, फिर चार्ज, उसी तरह गाड़ी में, कार बाइक कहीं भी बैटरी होता है वो भी इसी तरह से होता है। आप इसी तरह से याद रखेगा, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, आपके मोबाइल की जो बैटरी है ये क्या होती है, पहले बैटरी आप चार्ज करते हैं, दिन भर मोबाइल यूज करते हैं, खूब इंस्टा यूज हो रहा है, फेसबुक यूज हो रहा है, यूट्यूब सब यूज हो रहा है, ठीक है, नितिन सर क्लास बाद में देख लेंगे, लाइक कमेंट बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यूज करते हैं, बैटरी खत्म, फिर उसको चार्ज करते हैं, फिर खत्म, फिर चार्ज, ये चलता रहता है ना, चार्जेबल वाली मामला है। तो यह भी दोस्तों यहीं पे आ जाएगा। या फिर पहले, अब तो नहीं यूज होता, पहले के जमाने में चार्जिंग वाली लाइट आती थी, या आप अगर पढ़ाई करते होंगे रूम लेकर तो कहीं लाइट की दिक्कत होगा तो चार्जिंग लाइट यूज करते होंगे, तो उसकी भी यही खासियत है दोस्तों। चार्जिंग लाइट क्या करता है, चार्ज करते हैं, फिर उसका चार्ज खत्म होता है, फिर आप उसको चार्ज करते हैं, ठीक है, चार्जिंग लाइट वगैरह। तो ये सब दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं, यही तो सब है द्वितीयक सेल, जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही क्या है द्वितीयक सेल में आ जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए, कर वोल्टी सेल में कैथोड जो है दोस्तों किसका बना होता है। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि वोल्टी सेल जो होता है दोस्तों ये किसका उदाहरण है, तो याद रखेगा यह प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अब बताता है कि किसका बना होता है, तो याद रखिएगा जस्ते का बना होता है, ठीक है, किसका, जस्ते का ये कैथोड बना होता है। और आप जानते हैं कि जो कैथोड होता है ये ऋणात्मक माइनस वाला होता है, ठीक है, ऋणात्मक आवेश वाला होता है, ठीक है। कैथोड जो होता है पॉजिटिव वाला जो होता है वो एनोड होता है, कैथोड ऋणात्मक आवेश का होता है, जस्ते का दोस्तों ये बना होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, लेक्लांसे सेल में भी जस्ते का कैथोड पाया जाता है, ठीक है, जस्ते का जो कैथोड लिख रहा है यह लेक्लांसे सेल में भी पाया जाता है, ठीक है, लेक्लांसे, ठीक है, लेक्लांसे जो सेल था उसमें भी, तो चाहे वोल्टी सेल दे दे चाहे लेक्लांसे सेल दे दे, घबराइएगा मत, दोनों में दोस्तों ये खासियत होती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। करा शुष्क सेल, शुष्क सेल में एनोड जो होता है दोस्तों किसका बना होता है, जो शुष्क सेल होता है, सूखी वाली बैटरी जो होती है, निप्पो की बैटरी, सूखी बैटरी, करा शुष्क सेल में एनोड, एनोड दोस्तों हमेशा क्या होता है, धनात्मक आवेश वाला होता है, ठीक है। एनोड जो होता है दोस्तों ये धनात्मक आवेश वाला होता है, जो आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रोड कैथोड, इलेक्ट्रोड में आपने दो क्षण पढ़ा था, एक कैथोड क्षण पढ़ा था, एक एनोड क्षण। जो एनोड क्षण होता है ये धनात्मक आवेश का होता है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और शुष्क सेल में जो एनोड होता है ये कार्बन का बना होता है। आपको याद होगा बचपन में हम लोग बैटरियां फोड़ के ना, ठीक है, पहले उसको निकालते थे, अंदरवा से तो लंबी सी काली की डंडी निकलती थी, बस वही कार्बन था, वो देखने के लिए इतना करना पड़ता था, बहुत मेहनत लगता था, ठीक है। तो कार्बन का बना होता था, और याद रखिएगा कार्बन का हो रहा था, और साइड में दोस्तों जस्ते का कवर होता है, वो कैथोड का काम करता है, ठीक है। तो इसमें लिख लेगा, इसमें लिख लीजिएगा शुष्क सेल में, शुष्क सेल में, ठीक है, जस्ते का कवर होता है, जस्ते का कवर होता है जो
कैथोड का काम करता है। ये तो एनोड हो गया और ये कैथोड का काम करता है, ठीक है, कैथोड का काम करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे और जस्ते का कवर होता है कैथोड में, ठीक है। आगे बढ़िए, करा शुष्क सेल की जो क्षमता होती है, वो किसी भी सेल की क्षमता को आप हमेशा वोल्ट में दर्शाते हैं। तो कितना वोल्ट का होता है, छोटा सा तो होता है बेचारा, अब 150 वोल्ट का थोड़े होगा, 1.5 वोल्ट। कितना दोस्तों, 1.5 वोल्ट इसकी क्षमता होती है। जो शुष्क सेल होता है इसकी क्षमता 1.5 वोल्ट पाई जाती है। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त कैथोड की जो छड़ होती किसकी बनी होती, पीछे बताया तो था कि कैथोड की छड़ जो है दोस्तों ये ऋणात्मक आवेश वाली है, ठीक है, और ये बनी होती है जस्ते की, ठीक है। किसकी बनी होती है, यह भी जस्ते की बनी होती है। जो हमने पीछे पढ़ा था कि वोल्टी सेल में कैथोड की जो सेल होती है वो भी किसकी बनी होती है, जस्ते की। तो याद रखेगा, अगर यहां वोल्टी सेल का दे देता, वोल्टी सेल का, तो भी यही जवाब होता। अभी तो फिलहाल दिया है लेक्लांसे सेल का, तो भी हमारा जवाब यही रहेगा। बहुत घबराना, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। करेक्ट, टार्च हो गया, रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इत्यादि में कौन सी सेल दोस्तों यूज की जाती है, ठीक है। ये रेडियो, टार्च वगैरह में सब चार्ज करने वाला यूज करेंगे, यानी द्वितीयक सेल का यूज करते हैं। सीधा सीधा किसका यूज करते हैं, द्वितीयक सेल का, टार्च रेडियो में, ठीक है। तो पहली बात याद रखेगा, द्वितीयक सेल का यूज करते हैं, ठीक है, द्वितीयक सेल का यूज करते हैं। दूसरी बात दोस्तों आप यहां पे याद रखेंगे कि कभी कभी अलग से आपसे पूछ देता है कि द्वितीयक सेल के अंतर्गत किसका यूज करते हैं, तो बताइएगा शुष्क सेल का यूज करते हैं। किसका, द्वितीयक सेल में जो नॉर्मल बैटरी होती है जिसके अंदर वो कैथोड वाली छड़ जो होती है, सॉरी एनोड वाली जो जो छड़ होती है, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, हाँ, एनोड की जो छड़ होती है कार्बन की बनी होती है, कैथोड वाली जो छड़ होती है, छड़ तो होता नहीं, कैथोड जस्ते के कवर से होता है, ठीक है। तो उस वाले की बात कर रहा हूं, बैटरी के जो हम लोगों के आसपास मिलता है, मोटी वाली बैटरी यार, पहले टार्च नहीं आता था, 2-3 डालते थे मोटी मोटी बैटरी, ठीक है, वही बात पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि मान लीजिए विद्युत घंटी, आपके घर में दोस्तों दरवाजे पे घंटी लगा होगा, ठीक है, कोई प्रेस करता है, बेल, ठीक है, डोर बेल जिसको आप बोलते हैं, विद्युत घंटी, या फिर टंकी वगैरह भर जाता है तो सावधान रहे, पानी भर गया, तो विद्युत घंटी की बात कर रहा है। या फिर टेलीफोन वगैरह में ये यहां पे जो सेल यूज करते हैं, ये कौन सा, इसका सेल हम लोग कभी चेंज भी नहीं करते, घंटी का सेल, इसमें एक अलग होता है सेल, हमको नहीं पता कभी लगाया आपने। अच्छा, आप कहेंगे सर तो वाईफाई वाली घंटी है, वाईफाई नहीं, एक जो है घंटी आती है वो वायरलेस घंटी होती है, उसमें बैटरी लगता है, उसको छोड़िए। जो इलेक्ट्रिक वाली घंटी होती है, विद्युत घंटी की बात कर रहा है, आप अपने मन से घंटी बना दे रहे हैं। एक और चाइना वाली घंटी आई है, उसमें बटन कहीं रहता है, बटन दबाएंगे और बाहर घंटी बजेगी, वो वाली घंटी नहीं। जो आपके घर में डोरबेल लगा होता है, आपने उसका बैटरी चेंज किया कभी? हाँ सर, बैटरी नहीं चेंज किया, फिर बज कैसे रहा है? लाइट नहीं रहती तो भी बजता है, लाइट से नहीं चलता है, लाइट नहीं रहती तो भी बजता हो। फिर कौन सा सेल होता है, यहां पे होता है लेक्लांसे सेल, ठीक है। इसमें कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, याद रखेगा, उसमें लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा सेल होता है, लेक्लांसे सेल होता है। और लेक्लांसे सेल जो है दोस्तों, ये प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ठीक है, यह प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है लेक्लांसे, इसको भी आप जो है दिमाग में रखेंगे, भूलना नहीं है। आगे देखिए, कह विद्युत ऊर्जा को सीसा संचायक सेल में, विद्युत ऊर्जा को सीसा संचायक सेल में किस रूप में संरक्षित करके दोस्तों रखा जा सकता है, ये बताइए। तो उस केवल एक ही तरीका है, उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में हम संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। किस रूप में, इसको हम जब सीसा संचायक बोला है तो इसका मतलब क्या है, ये सीधा सीधा रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत को संरक्षित करके रखा जा सकता है। अब बाद में उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके यूज किया जा सकता है। तभी तो बैटरी वगैरह में कैसे चल रहा है बताइए, अगर बैटरी में ऊर्जा नहीं भरी होती तो कैसे काम करती, ठीक है। तो ये दोस्तों कारण है, इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था, कल वाला तो बड़ा हार्ड था, लग रहा था अगर ये विद्युत वाला चैप्टर तो सच में जैसा लग रहा है करंट लग जा रहा है, ठीक है। आसान सब है, जब तक आप भागते रहेंगे तब तक चीजें कठिन लगेंगी। जिस दिन आपने सीखना प्रारंभ कर दिया, चाहत बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई, सब आसान लगने लगेगा। फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप एक मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स का डेमो आकर एक बार देख लीजिए। बैच ज्वाइन करना नहीं करना अपनी जगह है, और डेमो देखना अपनी जगह है। तो ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल डाउनलोड कीजिए, एक बार दोस्तों आप डेमो देखिए। डेमो देखने के लिए मैं क्यों बुला रहा हूँ, और कोई नहीं जो ऑनलाइन में डेमो देता, मैं दिल खोल के देता हूँ। पसंद आए तो क्लास ज्वाइन करो, नहीं पसंद आए तो जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से समझ में आए उनकी क्लास पढ़ो। आपका काम सिलेक्शन लेना है, हमारा कोर्स बेचवाना नहीं है ना, सिलेक्शन जरूरी है ना भाई आपका।
तो जहाँ से समझ में आए लीजिए। मेरे द्वारा अगर पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है तो बेशक आप मुझसे पढ़िए, किसी और के पढ़ाने से समझ में आ रहा है तो उससे पढ़िए। भाई सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, बाकी सब तो अपनी जगह है, ठीक है। कहीं कोई और जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ खरीदिए तभी फ़ोन कीजिए, कभी कोई समस्या हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो आप कॉल करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।